Hi everyone, I am again here with you all with a new topic, and that topic is glycolysis. 11th biology, chapter number 14, that is respiration in plants. So, we'll start with glycolysis, but prior to that, please like and subscribe my channel. So, we start with the glycolysis, but ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट करने से पहले हम एक टर्म पढ़ेंगे एंड दैट टर्म इज सेल्यूलर respiration because glycolysis is a part of cellular respiration. So we should know what is cellular respiration. What is cellular respiration? Whenever we respire, we inhale oxygen and we exhale carbon dioxide. That process is called as breathing. बस हमने ऑक्सीजन लिया और CO2 रिलीज कर दिया, that is breathing. But that oxygen will go to the cells, and inside the cell food is present in the form of glucose. वो जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं दैट इज गोइंग इनसाइड द सेल, वो हमारी सेल में जा रही है, एंड दैट ऑक्सीजन will be utilized for the breakdown of that glucose so that we can obtain energy. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, from where the glucose is coming inside the cell? So glucose is coming after the digestion of the food. जब हमने फूड लिया, डाइट में ग्लूकोज ली, डाइट में हमने मोनोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में फूड लिया, सो आफ्टर द डाइजेशन मोनोसैकेराइड्स विल बी फॉर्म्ड एंड विथ एसिमिलेशन प्रोसेस दे विल रीच टू द सेल. तो सेल में वो ग्लूकोज स्टोर हो जाएगा, हम उस ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेंगे टू ऑब्टेन द एनर्जी. वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में हमारे पास रहेगी टू परफॉर्म द वेरियस लाइफ एक्टिविटीज. सपोज दिस इज अ सेल, ये सेल है, सेल के अंदर ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट है. ग्लूकोज मॉलिक्यूल कहाँ से आया सेल में? ग्लूकोज मॉलिक्यूल आया आफ्टर द एसिमिलेशन ऑफ फूड, डाइजेस्टिव ट्रैक से एसिमिलेट होकर ग्लूकोज सेल के अंदर आ गया है. अभी जो ग्लूकोज है उसको ब्रेक करने के लिए वी नीड ऑक्सीजन. फ्रॉम वेयर दैट ऑक्सीजन इज कमिंग? दैट ऑक्सीजन इज कमिंग by respiration. So this oxygen will break this glucose, and as a result of this process we'll get carbon dioxide and water plus 38 ATPs. ये एनर्जी है, it will help us to perform various activities. हमें जो भी करना है, मतलब हमें एनर्जाइज रहने के लिए हमें कुछ भी करना है, बोलना है, सुनना है, चलना है, सोना है, फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरी लाइफ एक्टिविटी वी नीड दैट एनर्जी. नाउ कमिंग टू द ग्लाइकोलिसिस, सेल्यूलर रेस्पिरेशन का एक पार्ट है ग्लाइकोलिसिस. तो वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन. उसका फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलिसिस, सेकेंड इज लिंक रिएक्शन, थर्ड इज क्रैप साइकिल, और उसका टर्मिनल ऑक्सीडेशन होता है. आफ्टर दैट फ्रॉम 1 ग्लूकोज विल गेट 38 ATPs. उसको भी मैं एक रे डायग्राम में एक्सप्लेन करती हूँ. सो नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, दैट हाउ द ग्लूकोज विल कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड. सो उसकी 3 स्टेप्स हैं, एंड फर्स्ट स्टेप इज़ ग्लाइकोलिसिस, जो आज के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट इट इज़ द एंटायर आइडिया ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज, एंड दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन. बहुत ध्यान से इसको देखो. ओके, सो दिस इज़ ग्लूकोज. ऐसे ही वो ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा एंड इट विल स्टार्ट टू ब्रेक. अब ऐसा नहीं कि एक ही स्टेप में पूरा ग्लूकोज ब्रेक हो जाएगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड. बॉडी के अंदर है तो वो स्टेप वाइज प्रोसेस होगी. तो द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज ग्लाइकोलिसिस. व्हाट विल हैपन इन द ग्लाइकोलिसिस, वो आप ध्यान से देखोगे. दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल इट हैज़ 6 कार्बन्स. फॉर्मूला क्या है? C6H12O6. और अगर डिटेल में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर चाहिए तो मैंने बायो मॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट का वीडियो बनाया है, इन दैट यू कैन अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. सो ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मूला है C6H12O6. अब C6H12O6 को हम कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक करना चाहते हैं तो रिएक्शन इमेजिन करो. रिएक्शन ये होगी
कि हमारे पास में एक 6 कार्बन वाला कॉम्प्लेक्स है ग्लूकोज, और हमको उसको छोटे छोटे एक एक कार्बन वाले 6 मॉलिक्यूल बनाने, मतलब हमें 6 CO2 बनाने। मीन्स फ्रॉम 1 molecule of glucose in which 6 carbons are linked will form 6 molecules of carbon dioxide, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है, तो हमें एक बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में जिसमें 6 कार्बन है उससे एक एक कार्बन वाले 6 मॉलिक्यूल बनाने CO2। तो वो जो प्रोसेस होती है वो 3 स्टेप्स में होती है। सो एज आई जस्ट टोल्ड यू दैट glucose will convert into the pyruvic acid, that process is called as glycolysis। सबसे पहले from the 1 molecule of glucose 2 molecules of pyruvic acid will be formed। अब ग्लूकोज और पायरुविक एसिड के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? ग्लूकोज इज अ कंपाउंड इन विच 6 कार्बन्स आर लिंक टुगेदर, तो 6 कार्बन वाला एक बड़ा कंपाउंड है। वेयरएज पायरुविक एसिड, मैंने बोर्ड पे लिखा है, इट हैज़ 3 कार्बन्स इन इट्स स्ट्रक्चर। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से हम 2 पायरुविक एसिड बनाएंगे, बिकॉज इन ग्लूकोज 6 carbons are present and in pyruvic acid 3 carbons are present. So from 1 glucose we'll get 2 pyruvic acid. That process of the formation of pyruvic acid from the glucose is called as glycolysis। वो ही हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, बट मैं पूरा कंप्लीट कर देती हूँ, अभी मैंने लिखा है तो। सो पायरुविक एसिड जब बन जाएगा, सो एसिड मैंने बोला कि 3 कार्बन्स हैं, और पायरुविक एसिड विल रिलीज, ईच पायरुविक एसिड विल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें से CO2 निकल गया। तभी पायरुविक एसिड 3 कार्बन वाला था। आफ्टर द रिलीज ऑफ CO2 फ्रॉम ईच मॉलिक्यूल, अब हर पायरुविक एसिड 2 कार्बन वाला कंपाउंड होना चाहिए। तो वो 2 कार्बन वाला कंपाउंड with the help of enzymatic activities finally it will convert into the 2 carbon containing compound, that is acetyl coenzyme A। अभी acetyl coenzyme A में 2 कार्बन है, तो दोनों कार्बन CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे। That process of the conversion of acetyl coenzyme A into the carbon dioxide is called as Krebs cycle। तो क्रेब्स साइकिल में हर एसिटाइल कोएंजाइम 2 का CO2 बनाएगा, तो एज अ रिजल्ट इन क्रेब्स साइकिल 4 CO2 विल बी फॉर्म्ड। तो आप फिर से इसको बोर्ड पर देखोगे, ग्लूकोज से 6 कार्बन थे, तो 2 CO2 तो पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में बना रहे थे, अब रिलीज हो गए, and 4 will be released at the time of Krebs cycle। In that we will get 6 CO2। तो ऐसा नहीं है कि एक बार में ग्लूकोज को ब्रेक कर दिया और हमें 6 CO2 मिल गए। तो अभी आपको समझा कि विल डिस्कस द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। फर्स्ट स्टेप ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन मीन्स when the glucose is converting into the pyruvic acid, that process is called as glycolysis। So now we start with the glycolysis। I just told you that it is the part of cellular respiration, so it is occurring inside the cell and glucose will be converted into the pyruvic acid, but where inside the cell? तो मैंने रफ में एक सेल का डायग्राम बनाया है। इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेंटर में न्यूक्लियस है एंड दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया बनाया है। माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, यू नो दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, बट glycolysis will occur in the extra mitochondrial part of the cytoplasm। मतलब ये जो जगह है जो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर है, that is called as extra mitochondrial part which is also called as cytosol। जो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर का पार्ट है that is cytosol। तो glycolysis will occur into the cytosol। Now glycolysis is also called as EMP pathway। Why it is called as EMP pathway? क्योंकि glycolysis जिन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उनके सरनेम्स के इनिशियल्स हैं EMP, E for Emden, M for Meyerhoff and P for Panus। That's why it is also called as EMP pathway। Now we start with the steps of the glycolysis। तो मैंने अभी बताया कि ग्लूकोज इज द सबस्ट्रेट फॉर द ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज से वो प्रोसेस स्टार्ट होगा। ग्लूकोज इज द एग्जाम्पल ऑफ हेक्सो शुगर, उसमें 6 कार्बन होते हैं। अब ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में तोड़ना है तो उसको थोड़ा एक्टिव करना होगा। एक्टिव करने के लिए एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड द सोर्स ऑफ एनर्जी इन
inside the body is ATP. So ATP will convert into the ADP in the presence of the enzyme hexokinase. Hexokinase ATP को ADP में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फॉस्फोराइलेशन. तो इससे क्या होगा, ग्लूकोज पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा. लेकिन वेयर, जब भी शुगर की बात करेंगे तो उसका जब फॉस्फोराइलेशन होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल phosphate group will add at the last carbon, then if extra phosphate is present then it will add at the first carbon. तो ग्लूकोज में जब पहला phosphate group आएगा तो it will come at the sixth carbon. So glucose in presence of hexokinase enzyme will convert into the glucose 6-phosphate. So this is the first step. This is glucose. Glucose in presence of hexokinase and magnesium, it will convert into the glucose 6-phosphate by using ATP. ATP will convert into the ADP. तो वो जो phosphate आया है वो ग्लूकोज पे 6 नंबर पे लगेगा. So glucose will convert into the glucose 6-phosphate और वो एक्टिव हो गया. और उस पर नेक्स्ट एंजाइम जो वर्क करेगा that is isomerase. So the process will be called as isomerization. अभी हमें पता है कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर दी फंक्शनल आइसोमर्स. तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बस ये डिफरेंस है कि इन ग्लूकोज अल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट, इन फ्रक्टोज कीटोनिक ग्रुप इज प्रेजेंट. तो अभी आइसोमरेज एंजाइम आएगा एंड दैट नेम ऑफ दैट एंजाइम इज फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज. अब फॉस्फोहेक्सो मतलब दिस इज ग्लूकोज 6-phosphate जो है, इसमें ग्लूकोज इज हेक्सो शुगर, उस पर फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, दैट्स इट इज कॉल्ड एज फॉस्फोहेक्सो. आइसोमरेज यानी कि वो इसका आइसोमराइजेशन करा दे. तो ज़रूरी नहीं है ग्लूकोज का, कोई भी हेक्सोज है जिस पे फॉस्फेट ग्रुप है उसका वो आइसोमराइजेशन करा सकता है. सो ग्लूकोज 6-phosphate इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज इट विल कन्वर्ट इनटू द फ्रक्टोज 6-phosphate. इसने फ्रक्टोज 6-phosphate बना लिया. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रक्टोज 6-phosphate, अब फ्रक्टोज 6-phosphate का फिर से फॉस्फोराइलेशन होगा with the help of an enzyme phosphofructokinase. हम इस फ्रक्टोज 6-phosphate में फिर से एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेंगे तो ATP विल कन्वर्ट इनटू द ADP और एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होगा. नाउ एज यू कैन सी दिस इज फ्रक्टोज 6-phosphate, मतलब फ्रक्टोज पे 6 नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप ऑलरेडी लगा है. अगर ATP ADP बनाती है और एक और फॉस्फेट ग्रुप प्रोवाइड करती है then that group will add on the first carbon because 6th carbon is already busy. तो अब सेकेंड फॉस्फेट जो होगा वो फर्स्ट कार्बन पे जाएगा. प्लस फ्रक्टोज में अब 2 फॉस्फेट हो गए, फर्स्ट नंबर पे भी हो गया और 6 पे पहले से ही था तो 2 फॉस्फेट हो गए. दैट्स वाई नाउ द प्रोडक्ट विल बी कॉल्ड एज फ्रक्टोज 1,6 bisphosphate di or bisphosphate. Now fructose 6-phosphate in presence of the enzyme phosphofructokinase, it will convert into the fructose 1,6 bisphosphate. ATP will donate phosphate and it will convert into the ADP. This reaction is also called as phosphorylation. अभी इतना स्टेप पढ़ा. अभी ग्लूकोज में भी 6 कार्बन है, फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन है एंड वी आर लुकिंग फॉर द पायरुविक एसिड इन विच 3 कार्बन्स आर प्रेजेंट. तो अभी तक तो कुछ ब्रेक डाउन ही नहीं हुआ. ग्लूकोज में भी 6 कार्बन है, फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन है. नाउ वी आर लुकिंग फॉर द ब्रेक डाउन सो दैट वी कैन प्रिपेयर पायरुविक एसिड. सो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रक्टोज 1,6 bisphosphate, splitting will occur of this compound. Now we come to the splitting. Fructose 1,6 bisphosphate स्प्लिट होगा इन प्रेजेंस ऑफ अल्डोलेज एंजाइम और ये 2 कंपाउंड बनाएगा ऑफ 3 कार्बन एच. फर्स्ट कंपाउंड इज ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate एंड सेकेंड इज डायहाइड्रोक्सी एसीटोन 3-phosphate. दोनों कंपाउंड जो हैं इनमें 3 कार्बन है, 3-3 कार्बन के, लेकिन फ्रक्टोज में 6 था इसलिए हमें 3-3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड बने. अब इन दोनों कंपाउंड में भी एक स्पेशलिटी है. Both of these compounds are the isomers of each other. मतलब ये और ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं. ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate can be converted into the dihydroxyacetone 3-phosphate and dihydroxyacetone 3-phosphate can be converted into the glyceraldehyde 3-phosphate with the help of an enzyme isomerase. Isomerase ये conversion करता है. Now with the help of
isomerase enzyme, this dihydroxyacetone 3-phosphate will convert into the glyceraldehyde 3-phosphate. मतलब हमारे पास में एक ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate था और डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन 3-phosphate भी ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate बना लेगा. मतलब नाउ वी आर हैविंग 2 compounds of or 2 molecules of ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate. तो अब जो हम फर्दर पढ़ेंगे वो हम 2 molecules ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate पे पढ़ेंगे कि हाउ द ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate is converting into the pyruvic acid. And if we start with the 2 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate, then we'll get 2 molecules of pyruvic acid. So अब हमारे पास में with the help of isomerase enzyme we are having 2 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate. 3-phosphate ये इंडिकेट करता है कि इन ग्लिसरल्डिहाइड 3 कार्बन्स आर प्रेजेंट. मैंने अभी बताया कि लास्ट कार्बन पे फॉस्फेट जुड़ता है. नाउ द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate विल अकर विच इज़ फॉलोड बाय फॉस्फोराइलेशन. जब भी फॉस्फोराइलेशन वर्ड आ जाना तो समझ जाना कि समथिंग इज़ रिलेटेड विद एटीपी. एटीपी से रिलेटेड कुछ है. तो इसमें 2 चीज़ होंगी. सबसे पहले H3PO4 will come to the compound glyceraldehyde 3-phosphate. तो ये फॉस्फोरिक एसिड है और वो ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate पे जुड़ेगा. तो फॉस्फोरिक एसिड आया है, कहाँ जुड़ेगा वो? ईदर ऑन द लास्ट कार्बन और ऑन द फर्स्ट. तो लास्ट तो पहले ही बिजी है ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate. अब ये जो फॉस्फेट ग्रुप है वो फर्स्ट कार्बन पे जाएगा. जब वो फर्स्ट कार्बन पे जाएगा तो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दैट कंपाउंड नाउ? इट विल बी ग्लिसरल्डिहाइड 1,3 बिसफॉस्फेट और डाइफॉस्फेट. और उस कंपाउंड का नाम हो गया ग्लिसरल्डिहाइड 1,3 बिसफॉस्फेट. अलॉन्ग विद दैट ऑक्सीडेशन इज ऑल्सो ऑकरिंग. ऑक्सीडेशन मतलब अगर हम केमिस्ट्री याद हो तो हम जब भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं देन वी गेट एसिड्स, हमें एसिड्स मिलते हैं. तो हम अभी इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करेंगे. मैंने बताया कि glyceraldehyde will convert into the 1,3 bis-phosphoglyceraldehyde because of the phosphoric acid. But this process is also followed by the oxidation. Oxidation जो होगा वो होगा in the presence of enzyme dehydrogenase. Dehydrogenase यानी कि हाइड्रोजन उसमें से निकल जाएगी. This process will convert aldehyde into the acid. तो अभी जो हमारा कंपाउंड होगा उसका नाम होगा, प्रोडक्ट जो उसका नाम हो जाएगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड और ग्लिसरेट. एसिड बन गया ग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरेट बोल सकते हैं. एंड 1,3 बिसफॉस्फो यानी फर्स्ट और थर्ड नंबर दोनों पे फॉस्फेट है. दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय फॉस्फोराइलेशन. तो इसमें क्या हुआ? 2 चीज़ें हुई. एक तो फॉस्फेट जुड़ गया फर्स्ट नंबर पे और अल्डिहाइड ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो गया? एसिड ग्रुप में. बट बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन NAD जो है यहाँ से जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो NAD प्लस विल एक्सेप्ट दैट हाइड्रोजन एंड इट विल कन्वर्ट इनटू द NADH प्लस H प्लस. सो जो NAD बनता है फ्रॉम 1 NAD वी गेट 3 ATPs. और अभी हमारे पास में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? वी आर हैविंग 2 मॉलिक्यूल्स. अगर 2 मॉलिक्यूल्स विल गेट 2 NADH2. अगर 2 NADH2 मिलेंगे तो टोटल गेन ऑफ एनर्जी विल बी 6 ATP फ्रॉम द सिंगल रिएक्शन. इसमें से 6 ATP मिलेगी. बिकॉज दिस इज़ द एनर्जी यील्डिंग स्टेप देन ऑफकोर्स इट इज़ द मोस्ट IMP स्टेप ऑफ द ग्लाइकोलिसिस, क्योंकि यहाँ से 6 ATP मिल रही है. तो ये जो 2 मॉलिक्यूल हमें मिले हैं 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, इसका फिर से यू कैन से इसका फिर से फॉस्फोराइलेशन होगा. अब जो फॉस्फोराइलेशन होगा इन दैट ADP विल कन्वर्ट इनटू द ATP. मतलब इस कंपाउंड में अभी 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट यानी फर्स्ट और थर्ड नंबर पे फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है. अब ADP आएगा और इस कंपाउंड में से फॉस्फेट ग्रुप ले लेगा. तो फॉस्फेट ग्रुप फर्स्ट कार्बन से जाएगा क्योंकि लगता पहले लास्ट पे है फिर बाद में फर्स्ट पे लगता है. तो जब रिमूव होगा तो फर्स्ट से पहले निकलेगा फिर लास्ट से निकलेगा. तो सबसे पहले जैसे ही इसमें से फॉस्फेट ग्रुप निकलेगा so this compound will convert into the 3-phosphoglycerate. So this is the step. इसमें 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट
ADP को IP दे देगा, फॉस्फेट ग्रुप दे देगा, एंड ADP विल कन्वर्ट इनटू द ATP, और इसके पास से फॉस्फेट ग्रुप चला जाएगा तो इट विल कन्वर्ट इनटू द 3-phosphoglycerate. बट अगेन दिस स्टेप इज ऑल्सो एनर्जी यील्डिंग बिकॉज वी आर फॉर्मिंग ATP. हमें ATP मिला है, तो अगर एक मॉलिक्यूल से एक ATP मिला है तो हमारे पास में 2 मॉलिक्यूल है, तो इन दिस स्टेप वी आर गेटिंग 2 ATPs. इस वाले स्टेप में वी आर गेटिंग 6 ATP अगर 2 मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं तो. ठीक है, देन फर्दर ये होगा, ये जो कंपाउंड बना है 3-phosphoglycerate, इसमें फॉस्फेट की पोजीशन चेंज हो जाएगी. फ्रॉम 3rd पोजीशन इट विल गो टू द 2nd पोजीशन. तो बस कंपाउंड का नाम हो जाएगा फ्रॉम 3-phosphoglycerate टू 2-phosphoglycerate. फॉर दैट प्रोसेस we need an enzyme called mutase. From 3-phosphoglycerate it will convert into the 2-phosphoglycerate. Then from 2-phosphoglycerate water molecule will be eliminated. Water molecule निकल जाएगा, and for that process we need an enzyme enolase. Enolase इस कंपाउंड में से पानी निकाल देगा, और जैसे इसमें से पानी निकल जाएगा फ्रॉम विल कन्वर्ट इनटू द फॉस्फोइनॉल पायरुवेट. समझ में आ रहा है, पायरुवेट आ गया मतलब पायरुविक एसिड आ गया. बस लास्ट स्टेप है. इन द लास्ट स्टेप इज अगेन फॉस्फोराइलेशन. इसमें भी क्या होगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है इसका फॉस्फेट ग्रुप विल बी एक्सेप्टेड बाय ADP, and ADP will convert into the ATP whenever there is exchange of phosphate from ATP to ADP or ADP to ATP. That is called as phosphorylation. So phosphoenol pyruvate will convert into the pyruvate or pyruvic acid in the presence of pyruvate kinase enzyme, and ADP will convert into the ATP. Again this reaction is energy yielding. From one molecule we are getting 1 ATP, so we are having 2 molecules of pyruvates will get 2 ATPs. तो ये बोर्ड पर तीनों जो स्टेप्स है जिस पे मैंने रेड कलर यूज़ किया है, दीज आर एनर्जी यील्डिंग स्टेप्स. अगर हम 2 मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो इस स्टेप में हमको 6 ATP मिलेगी, बिकॉज फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 गेट 3 ATPs. तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है विल गेट 6 ATPs. यहाँ पर एक मॉलिक्यूल से 1 ATP मिलती है, वी आर हैविंग 2 मॉलिक्यूल्स, तो हमें 2 ATP मिलेगी. यहाँ पर भी एक मॉलिक्यूल से 1 ATP मिल रही है, because we are having 2 molecules we'll get 2 ATPs, and we'll total this ATP, so it will be 6 plus 2 plus 2 means total we are getting 10 ATPs. but अगर हम बिगनिंग वाले स्टेप से याद करें, जब हमने ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया था फर्स्ट स्टेप, एंड व्हेन वी हैव कन्वर्टेड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इनटू द फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, उस टाइम पे हमने एक ATP यूज़ भी करी थी. सो हम वो 2 ATPs में से माइनस कर देते हैं. टोटल गेन ऑफ एनर्जी इन ग्लाइकोलिसिस टोटल 10 ATPs हैं. 2 हमने बिगनिंग के स्टेप्स में यूज़ करी तो हमें 2 ATP माइनस करनी पड़ेगी, तो टोटल गेन ऑफ ATP फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस इज 8 ATPs. और जब ग्लूकोज का पूरा ब्रेकडाउन होगा क्रेब्स साइकिल तक, देन वी गेट 38 ATPs. तो हमें तो ग्लाइकोलिसिस में भी 8 ATPs ही मिली है, अभी तो हमें बहुत सारा ब्रेकडाउन करना है. तो सेलुलर रेस्पिरेशन बहुत लंबी प्रोसेस है. इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन इन विच वी आर गेटिंग 8 ATPs. सो ग्लाइकोलिसिस इज द प्रोसेस इन विच आफ्टर द conversion of glucose into the pyruvic acid will get 8 ATPs. But now the pyruvic acid with the help of a specific proteins it will go inside the mitochondria में जाएगा, and inside the matrix of mitochondria this pyruvic acid will convert into the acetyl coenzyme A, and that step is called as link reaction. Okay, so that we'll discuss in the next part. Thank you.